मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंक्शन वाला पार्ट सीखा था और मैंने आपको बताया था कि अगर 5 टेस्ट आप कराएं लैब में अलग अलग रिएजेंट के साथ तो एल्डिहाइड वो सारे टेस्ट पॉजिटिव देता है जेंटलमैन और कीटोन वो सारे टेस्ट नेगेटिव देता है। मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag2O Ag+ को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और खुद ऑक्सीडाइज होता है एसिड में या हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिलाने पर ब्लू कलर जनरेट होता है। फेलिंग ए जो होता था वो एक्वस CuSO4 होता था और फेलिंग बी जो होता था जेंटलमैन वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता था जिसको रोचिल सॉल्ट बोलते थे एल्कलाइन मीडियम में। उसमें हमारे पास ब्लू कलर होता था CuO का क्यूप्रिक ऑक्साइड का और फिर उसे रिड्यूस करता था एल्डिहाइड Cu2O में क्यूप्रस ऑक्साइड में। रेड PPT बनता था साफ, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता था। सिमिलरली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी ऐसे ही होता था लेकिन रिएजेंट बदल जाता था। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह पर सोडियम सिट्रेट आ जाता था, सोडियम कार्बोनेट के साथ CuSO4 आ जाता था। फिर हम लोगों ने CST की चर्चा की थी, कोरोसिव सब्लिमेट टेस्ट, जिसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिड्यूस करता था एल्डिहाइड मरकरी में, मर्क्यूरस में, कैलोमल में, देन मरकरी ब्लैक। फिर हम लोगों ने लास्ट में जाके किसकी बात की थी, सिर्फ रिएजेंट की। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगले पार्ट में आएंगे और हम लोग सीखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नाउ स्टार्टिंग टुडे कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस की खास बात क्या होती है कि दीज आर, लिखेंगे सभी लोग, दीज आर एडिशन रिएक्शन। These are addition reactions followed by elimination. मतलब सब एक बात तो कान में बांध देना, गांठ लगा के, कि अगर कहीं पर कंडेंसेशन हो रहा है वो चाहे पॉलीमराइजेशन में ही क्यों ना हो सब, कंडेंसेशन जब होता है तो बड़े से दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और एक छोटा सा बच्चा, मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन को ही हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन 2 or more molecules, 2 or more molecules are added along with elimination of water or ammonia molecule,
दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल को जब हम ऐड करते हैं along with elimination of water और अमोनिया molecules are called condensation reactions. आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन जनरल। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंडेंसेशन रिएक्शन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले साहब एडिशन होगा, दो मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ ही साथ एलिमिनेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसी में कंडेंसेशन रिएक्शन में ही हम लोग बोलते हैं, सबसे पॉपुलर आता है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो इसके दो पार्ट हैं, मतलब अगर आप केवल एल्डोल रिएक्शन बोल रहे हैं तो एल्डोल रिएक्शन का मतलब ये होगा कि एल्डोल बन के, एल्डोल जैसे ही बनेगा साहब, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इट इज द कंप्लीट टर्म। ये एक कंप्लीट टर्म है, एक ये पूरा शब्द है। लेकिन अगर मैं केवल आपको बोलूं या क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही एल्डोल बने तो रिएक्शन को स्टॉप कर देना। एल्डोल बनते ही मतलब अपना जो डेस्टिनेशन होगा, अपना जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डोल होगा, आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो मतलब पहले एल्डोल बनेगा और उसके बाद उसमें एलिमिनेशन होगा, तो फिर एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देते हैं और कीटोन भी रिएक्शन देते हैं, यहाँ डिस्टिंक्शन का मामला है। तो आप पहले एक बात क्लियर कर दो कि अगर केवल आपने एल्डोल पे जाके रिएक्शन को रोक दिया तो आप उसे बोलोगे एल्डोल रिएक्शन। लेकिन अगर लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन मतलब आपको लास्ट स्टेप जरूर पूरा कराना है, जिसको मैंने बोला ना एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होना है कि एडिशन ऑफ two molecules of carbonyl compounds क्या बोलेंगे इसको? एल्डिहाइड और कीटोन। और एडिशन पहले लिख दिया मैंने, टू गिव एल्डोल। ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, टू गिव एल्डोल एंड step is called only aldol reaction। की पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। एल्डोल
दूसरा पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं कि एल्डोल इज हीटेड, इफ एल्डोल इज हीटेड, अगर आप उसको गर्म करते हो, देन वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड compound. And step 1 and 2 collectively एक साथ collectively called aldol condensation. Aldol condensation reaction. बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि अगर क्वेश्चन में आप जेईई का क्वेश्चन कोई कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। अगर उसमें मैटर ये करता है कि उसका आंसर आपको निकालना है और उसमें आपको एल्डोल, आपको रीजेंट पता होगा तो आपको पता चल ही जाएगा देख के कि ये एल्डोल पूछ रहा है। तो अगर हीटिंग नहीं शो की है क्वेश्चन में, जेंटलमैन बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुने कि अगर हीटिंग शो नहीं की है तो आप एल्डोल बना के रिएक्शन करोगे, और अगर हीटिंग शो की गई है तब आप उसे दोनों स्टेप को मिला के क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। इसमें की पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूं, रीजेंट क्या होगा साहब। एक तीसरा पॉइंट पहले और समझ लें कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा कि या तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के होंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, या फिर दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। समझ पा रहे बात को आप? दो मॉलिक्यूल या तो एल्डिहाइड होगा या दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। खास बात ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड क्या होने चाहिए, सिमिलर। मैं एल्डोल की बात कर रहा हूं और ये भी क्या होने चाहिए, सिमिलर। मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं जेंटलमैन, और तय बात है कि मैं सिंपल एल्डोल की ही बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के तीसरा की पॉइंट लिखा है कि जब मैं दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड की ले रहा हूं और केवल एल्डोल बनाना है तो हीट नहीं कराना है। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। और अगर आपने हीट कराया तो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा जिसे हम एल्डोल नहीं बोलेंगे सब। आप मेरी बात समझ लें, जिसे आप एल्डोल नहीं बोलेंगे तब आप पूरी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। चौथा की पॉइंट क्या है कि रीजेंट क्या होनी चाहिए सब। रीजेंट में डाइल्यूट NaOH हो, डाइल्यूट KOH हो, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, एक्वस Na2CO3 हो, एक्वस वीक बेस मतलब हो सकता है, सॉरी एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड हो। इस तरह से हम बेस की प्रेजेंस में, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेस की प्रेजेंस में मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, in the presence of base
तो बेस की प्रेजेंस में होता है, ध्यान ये देना है कि जब आप एल्डिहाइड, मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, तीसरा वाला पॉइंट, कि जब आप एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो बोथ कंटेन अल्फा एच, बोथ कंटेन अल्फा एच। आप एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल ले रहे हैं जेंटलमैन, या कीटोन के दोनों मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दोनों में अल्फा एच होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा एच होने पर ही हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अल्फा एच की कहानी मैंने एक बार आपको 11th में सिखाई थी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन इन sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन इन sp3 कार्बन जेंटलमैन। अल्फा कार्बन पे दोज H एटम्स which are present at alpha carbon are called alpha H। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एल्डोल कराएं तो फंडामेंटल बात आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि आंख बंद करके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि साहब अल्फा एच है नहीं एल्डोल करा रहे। तो अल्फा एच आपको देखना आना चाहिए, काउंट करना आना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, तो आपको यही काम करना है कि आपको अल्फा एच देख लेना है और काउंट करके लिख देना है कि कितने हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा एच, बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में CH2O। कितना अल्फा एच है जेंटलमैन? 0। एसिटाल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन होगा तो कितनी एच लगे? 3। प्रोपियोन एल्डिहाइड है जेंटलमैन, कितने अल्फा कार्बन हो जाएंगे? 2। This one is benzaldehyde, 0। This one is alpha carbon, total H कितने हो गए? 5। डाइमिथाइल कीटोन की अगर हम बात करें तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे? 6। अगर ये साइक्लिक कीटोन दिया जेंटलमैन तो अल्फा एच कितने हो गए? 4।
अल्फा कार्बन है, तो अल्फा एच कितने हो गए? तो कहने का मतलब ये जेंटलमैन कि आपको कोई स्ट्रक्चर एल्डिहाइड या कीटोन की गिवन हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने अल्फा एच उसमें हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अल्फा एच पे भी पूछा जा सकता है। अगर आप एल्डियोल बनाना चाहते हैं तो भी अल्फा एच को चेक करना पड़ेगा कि भाई कितने अल्फा एच है, तभी आप करा पाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH या सैचुरेटेड एल्डिहाइड है 0। आप कहेंगे यहाँ पे तो ये sp2 कार्बन है जेंटलमैन, मैंने पहले ही लिख दिया है कि sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ये 0 हो गया सब। ये इतना प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सही है। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आप केवल एल्डोल बनाना चाहते हैं तो आपको हीट कराने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने हीट करा दिया तब आप उसे एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर केवल एल्डोल बनाया तो उसमें कंडेंसेशन शब्द हट जाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन मतलब एलिमिनेशन जरूर होगा। जैसे मान चलो कि आप सोचो कि दो मॉलिक्यूल हैं, ये एसिड एल्डिहाइड के, और बेस की प्रेजेंस में आप हीट करा रहे हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं जेंटलमैन एल्डोल कंडेंसेशन कराने। अब एल्डोल कंडेंसेशन कराने पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है कुछ इस तरह से बनता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, दिस वन इज अल्फा बीटा unsaturated एल्डिहाइड, और आई थिंक इसको आप बोलते हैं ब्यूटूई मतलब अगर आप हीटिंग नहीं कराते तो आप एल्डोल पे रिएक्शन जाके क्या करते, रोक देते, एल्डोल पे रिएक्शन जाके रोक देते। लेकिन आपने हीटिंग कराई, मतलब आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाया, मतलब आपने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला। समझो बात को आप कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अगर इस तरह से एसिड एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है। तो देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं ना कि एक मॉलिक्यूल का से ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल से 2 अल्फा एच, और यहां से क्या कर रहे हैं 1 ऑक्सीजन एटम। फाइनली क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कंडेंसेशन मतलब हीट हो रही है तो एलिमिनेशन के साथ होगा। अब यहाँ से और यहाँ से H2 निकल गया, लेकिन तो आप हीट होते हैं। आप इसको अगर जोड़ के लिखते हैं जेंटलमैन, यही वजह, ये मैं आपको एक्चुअली में एक समरी बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लें, समरी बोल दो या ट्रिक बोल दो।
कि जब आप एल्डोल करा रहे हो, सिंपल एल्डोल ही हो रहा, तय बात है, क्योंकि हमने दोनों मॉलिक्यूल क्या लिए हुए सेम। तो जब आप एल्डोल करा रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल में से अल्फा एच का रिमूवल करके वाटर निकाल देना है साहब। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक्चुअली में ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म होती कैसे है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिज्म में होता क्या है, देखिए आप। मैकेनिज्म में क्या होता है साहब कि सपोज दैट आर CH2 CHO, ये मॉलिक्यूल दिया है, और अगर इसका हम बेस की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे, मतलब ये दो मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि ये अल्फा है, तो क्या बनेगा, इससे कुछ इस तरह का बनेगा कि RCH2 CH डबल बॉन्ड CH RCH2, ये ऐसा होगा, देखिए RCH2C, और ये मॉलिक्यूल में ऐसे लिख दो, दूसरा मॉलिक्यूल कैसे होगा, CH2R RCH2, तो इसका ऑक्सीजन और इसके ये दो H अगर मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा, RCH2CH है ना, डबल बॉन्ड C, और इससे ये R जुड़ जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा ना, RCH2CH डबल बॉन्ड CRCH, ऐसे बन जाएगा। ये जेंटलमैन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। अब एक्चुअली में ये बन कैसे रहा, इसको सीखो आप। कई बार मैंने चर्चा की, और फिर आज मैं चर्चा आपसे करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि साहब इस स्ट्रक्चर को आप देखो, तो इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन अल्फा है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है जेंटलमैन, ये -M ग्रुप लगा हुआ है, -M इफेक्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि -M इफेक्ट ग्रुप से लगा हुआ sp3 कार्बन, जो कि अल्फा कार्बन है, और उस sp3 कार्बन पे जो H लगा होता है वो अल्फा H होता है, और वो एसिडिक होता है। और ये जो एसिडिक H होता है ये निकल सकता है, ये एसिडिक H क्या हो सकता है, निकल सकता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब कार्बेनाइन बनेगा, कार्बेनाइन फॉर्मेशन, कार्बेनाइन लिख रहा हूं मैं, कार्बेनाइन फॉर्मेशन अगर इन द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में यही होता है कि आपने जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल
पे OH माइनस का अटैक जैसे ही होता है तो बेस क्या करता है, मैंने देखो आपको क्लियर कर दिया कि कोई आपसे पूछता है कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन कब कब होता है, तो मैंने आपको बताया था जेंटलमैन कि ग्रिग्नॉड रीजेंट लेने पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में -m इफेक्ट लग रहा है और -m इफेक्ट ग्रुप लगने पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। -m इफेक्ट से लगा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होगा और उस अल्फा कार्बन पे जो H होगा वो एसिडिक होगा और वो एसिडिक H OH माइनस ट्रैप कर सकता है जेंटलमैन, और ट्रैप करेगा तो एक कार्बन, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब कार्बन आयन बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो मैकेनिज्म है, किसी ने आपसे पूछा कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन आयन, और वो कार्बन आयन चूंकि -m इफेक्ट लग रहा है तो वो कार्बन आयन जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, तो और मजेदार बात हो जाती है। और फिर वो कार्बन आयन पे कार्बन नेगेटिव चार्ज है, जैसे ग्रिग्नॉड रीजेंट RMgH को हम तोड़ते थे तो R- बनता था और MgH+ बनता था। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज है जेंटलमैन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल है, तो दूसरे स्टेप में कार्बन आयन का अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और वही RDS होता है, और उसके बाद हीटिंग के बाद इवन Cb को फॉलो करते हुए हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखते हैं कैसे होता है। RCH H C डबल बॉन्ड OH, तो ये -m ग्रुप लगाओ। अब इस पे OH माइनस का हमने अटैक कराया, तो ये मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। तो जैसे ही OH माइनस का हमने अटैक कराया, इसको अल्फा H को इसने ट्रैप किया अल्फा H, और इस पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ जेंटलमैन RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, और ये जो कार्बन आयन होगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से RCH डबल बॉन्ड। ये जो कार्बन आयन है आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RCH डबल बॉन्ड CHO, मतलब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ, कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब ये जो कार्बन आयन, मतलब आप चेक कर सकते हो ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये स्टेप 2 में क्या करेगा, अटैक करेगा जो दूसरा मॉलिक्यूल बचा। मतलब आपको एक की पॉइंट तो समझ में आता है, मैं बताता हूं अभी कि अटैक ऑफ कार्बन आयन, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन second molecule, और ये कार्बन आयन किसकी तरह अटैक कर रहा है, एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं RCH CHO, और इसने अटैक किया RCH माइनस CHO, और यही क्या हो जाएगा, जेंटलमैन RDS हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, RDS। तो देखिए क्या बन रहा है कि RCH2, ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा RCH2, ये इस पे अटैक करेगा, तो RCH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C के साथ क्या है, H है, तो यहाँ CH, देखिए O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा सब, O पे नेगेटिव आया। अब क्या बचा, CH R CH, ये आप देखें। तो इसको आप बोलते हैं इनोलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन जब इस पे वाटर का अटैक होगा, अब आप देखें
ये हटाना पड़ेगा। इनोलेट आयन जरा देखें क्या बना। इनोलेट आयन बना RCH2 CHO माइनस CH R CHO। वाटर है तो ये H को ले लेगा सब, है ना, और जब ये H को ले लेगा तो क्या बना देगा RCH2 CHOH CH R CHO, ये बना। You can see that gentlemen, it is called aldol। यहाँ पे अगर रिएक्शन को आपने अभी हिट किए ही नहीं है तो यहाँ पे अगर आपने रिएक्शन को लाके रोक दिया तो ये सब एल्डोल रिएक्शन केवल कहलाएगी, एल्डोल फॉर्मेशन कहलाएगी। स्टेप 1 में क्या हो रहा है जेंटलमैन, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बेनाइन स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि कार्बेनाइन अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमने एक्वस लिया है ना, तो ये एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। और आई थिंक यहाँ पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, यहाँ पे डी और एल का मिक्सचर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है जेंटल में, यहाँ पे ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे डी और एल मतलब आप ध्यान दें कि एल्डोल कंडेंसेशन में आप ज्योमेट्रिकल, मैं एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ, अब जेई मेंस में तो आता ही है, ये नीट में भी आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसकी चर्चा मैंने 11th में आपसे बार बार की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल प्ले यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में कि वो इंक्लूडिंग पूछ रहा है या एक्सक्लूडिंग पूछ रहा है। मतलब नॉर्मली एक्सक्लूडिंग ही पूछता है, क्योंकि इंक्लूडिंग में काफी गिनती करनी पड़ती है कि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। तो ये एल्डोल यहाँ पे बना। अब इस एल्डोल को हमने, इस एल्डोल को हम बेस की प्रेजेंस में हीट कराना चाहते हैं। तो जब इस एल्डोल को हम बेस की प्रेजेंस में हीट कराना चाहते हैं जेंटलमैन, तो आप ये देखो ये बेस है, फिर से ये कार्बन क्या होगा अल्फा होगा, तो यहाँ से इस H को ये ट्रैप जब करेगा, तो इस H को जब ट्रैप करेगा तो फिर से यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, तो RCH2 इस H को ट्रैप कर रहा है जेंटलमैन, ध्यान दो ये अल्फा कार्बन है, इस H को ये ट्रैप करेगा तो कार्बेनाइन बनेगा। देखिए मैं बना रहा हूँ RCH2 CH OH C R, है ना, और यहाँ पे ये माइनस बना और ये CH। अब ये कार्बेनाइन बना। अब ये यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप है E1CB का, मैं आपको बता दूं क्योंकि कार्बेनाइन बनता है वहां पे भी E1CB में भी, ठीक है ना। तो दिस वन इज E1CB का कॉन्जुगेट बेस बना, क्योंकि दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस। तो E1CB का ये पहला स्टेप है जनरल, और E1CB का ये पहला स्टेप है, और इसको फर्दर भाई हमें फाइनली तो वाटर ही निकालना है, तो यहाँ से ये हम निकाल दें, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आप देखो कि क्या बना RCH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया जेंटलमैन, और ये C आ गया। यू कैन सी दैट जेंटलमैन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, मतलब ये E1CB का स्टेप 2 होगा, जिसको हम बोल सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि इन द लास्ट स्टेप, मैं बड़ी बात लिख रहा हूं, इन द लास्ट स्टेप ऑफ E1CB, एलिमिनेशन हो रहा है ना E1CB, we get alpha beta unsaturated compound। तो आप पूरी कहानी समझ लें।
मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि एल्डोल कंडेंसेशन मतलब हम कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जेंटलमैन in which two or more molecule are added along with the elimination of small molecule water or ammonia। अमोनिया या वाटर जैसे छोटे अणु का निकल जाना और दो मॉलिक्यूल का ऐड होना, फाइनल प्रोडक्ट का बनना, उसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। हम सिंपल एल्डोल की बात कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के सिमिलर होने चाहिए, दोनों में अल्फा एच होने चाहिए, या फिर दोनों मॉलिक्यूल हम कीटोन के लें, दोनों में अल्फा एच होना चाहिए। हम यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्स नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल एल्डोल। मैकेनिज्म की जब बात की तो ध्यान ये देना है कि पहले स्टेप में कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बेनाइन हर उस जगह बनता है जहाँ पर -M इफेक्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन H को होल्ड करता है। -M इफेक्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ कई जगह कार्बेनाइन बनता है, ऐसा नहीं है, ग्रिग्नॉन रीजन में भी कार्बेनाइन बनता है। जब CM बॉन्ड टूटता है तो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, फिर कार्बेनाइन ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल की तरह, जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया तो वही RDS होगा। जब वही RDS होगा तो यू कैन सी दैट उसमें कार्बेनाइन भी है और एल्डिहाइड भी है। तो कैसी मैकेनिज्म हो गई, ये कैसी ऑर्डर हो गई, सेकंड ऑर्डर, मतलब कार्बेनाइन पे भी डिपेंड कर रहा और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रहा। तो वहां से बनता है इनोलेट आयन। जब इनोलेट आयन वाटर की कांटेक्ट में आता है तो फाइनली एल्डोल बनता है। एल्डोल में यू कैन सी दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी तो डी और एल मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। अगर आपने यहीं पे आके रिएक्शन को रोक दिया तो इसे हम बोलेंगे केवल एल्डोल रिएक्शन। लेकिन आगे आपने हीट कराई और इवन सीपी को फॉलो किया तो लास्ट स्टेप में जाके हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। तो ये एल्डोल का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एल्डोल की मैकेनिज्म बताई। मेरी गुजारिश है कि आप एक दो क्वेश्चन जरूर अपने आप से करें कि एल्डोल बनाना है तो एल्डोल बन पा रहा है या नहीं, बन जाएगा। और एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे, हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की बात करेंगे और फर्दर रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसे एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। ऑक्सीडेशन वाली मैंने जितना भी पार्ट बताया उसको पढ़िए, टेस्ट बताए मैंने 5 वो पढ़िए, बहुत कुछ बता दिया साहब बताने को। तो अगर आप पढ़ें तो उतने में आप, अगर जितना सारे लेक्चर आप लाइन टू लाइन पढ़ लेना तो एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है केवल, लेकिन एक्चुअली में 90% चैलेंज करता हूँ कि ऑर्गेनिक की समस्या दूर हो जाएगी। 90% साहब ऑर्गेनिक की समस्या दूर हो जाएगी तो समझो कि जेई का क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन आपके लिए कितना छोटा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, प्रैक्टिस करें और थोड़ा सी मेहनत करें तो रिजल्ट अच्छा होना भी आपके ही हाथ में है और रिजल्ट खराब होना भी आपके ही हाथ में है। मैं तो केवल एज ए टीचर मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, तो मैं तो बेस्ट विशेष ही दूंगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा और अच्छा होगा और अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।